तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O 12H2O 6CO2 12H2O प्रकाश लेंस ऊपर क्या रहेगा प्रकाश प्रकाश जो आपको वातावरण से मिल जाएगा पर्णहरिम पौधे में उपस्थित होगा पत्तियां जो होती है जो हरे कलर की होती है क्या किस कारण होती है उसमें पर्णहरिम पाया जाता है या क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां जो हरी होती हैं उससे क्या बनेगा C6H12O6 ठीक है C6H12O6 एक इसका फार्मूला होता है ग्लूकोज का होता है C6H12O6 बनेगा प्लस 6H2O प्लस 6O2 बनेगा प्लस 6O2 बनेगा ठीक है आप यहाँ से याद रख सकते हैं C तो आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि और वनस्पति विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट अति और निश्चित उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो कि आपका एग्जाम जो कल होने वाला है उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए यहाँ पर सुपर इंपॉर्टेंट जो है आपके निश्चित और अति क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन्हें एक बार आप अच्छी तरीके से एक बार नज़र में देख लीजिए और आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। पूरे वीडियो को देखना है आपको और जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। वीडियो को शुरू करते हैं, आप ऐसा समय नहीं लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है परिणाम स्तंभ और परिणाम पर्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिणाम स्तंभ और परिणाम पर्व में क्या अंतर होता है? तो इसमें आपका जैसे कि पहला कर सकते हैं, सूक्ष्म वातावरण में ये जो परिणाम स्तंभ होता है एक वहाँ होता है, ये सूक्ष्म वातावरण में होते हैं और तने का रूपांतरण होते हैं। परिणाम स्तंभ जो होते हैं वो किसके रूपांतरण होते हैं? वो तने का रूपांतरण होते हैं। और जो है ये जो है अनेक पर्व और पर्व संधियों से मिलकर बने होते हैं। अनेक पर्व और पर्व संधियों से मिलकर बने होते हैं। अनेक पर्व होते हैं इसमें और पर्व संधियां जो है इसमें पाई जाती हैं। वही अगर बात करें परिणाम पर्व की तो इसमें क्या होगा, ये सूक्ष्म वातावरण में होते हैं और ये तने के रूपांतरण होते हैं। किसका रूपांतरण होता है? तने का ही। लेकिन इनमें क्या होता है, सिर्फ एक ही पर्व होता है। अब ये पर्व पर संधियां क्या होती हैं, जैसा कि आप तना देखिए हैं, तने में जो है जहाँ पर गांठें पाई जाती हैं, जिसे तना है यहाँ पर जो गांठें होती है जहाँ से पत्ती निकलती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, गांठ होती है और यहाँ पर फिर जैसे किसी के नीचे एक पत्ती निकलती है यहाँ से। आप इस सिंपल आप समझ सकते हैं जैसे कि गन्ना अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। गन्ने में जो गांठें होती हैं ये जो क्या है आपकी, ये क्या होगी, ये आपके क्या होके जाएंगे, ये आपके पर्व हो जाएंगे। ये क्या आपकी पर्व संधियां हो जाएंगी, पर्व संधियां हो जाएंगी। और इनके बीच की जो जगह होगी, जैसे कि आपका इसके बीच की जो जगह है ये आपकी क्या हो जाएगी, पर्व हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, पर्व, ठीक है। क्या हो जाएगी आपकी पर्व। ये इसके बोलेंगे पर्व संधियों को कहते हैं नोड और पर्व को क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे इंटरनोड। दो नोडों के बीच की जगह, दो पर्व संधियों के बीच की जगह क्या कहेंगे, पर्व कहते हैं, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अनेक पर्व और पर्व संधियां इसमें जो है रूपांतरित हो जाती हैं, लेकिन ऐसा जो है परिणाम पर्व में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है। जैसे कि इसमें ये मांसल ये चपटे होते हैं, मांसल होते हैं और गोलाकार या बेलनाकार होते हैं। और इनके रंग जो इसका होता है वो हरा होता है। और इनके बात करें अगर परिणाम पर्व में तो इसमें क्या होते हैं, चपटे होते हैं, मांसल होते हैं, सुई की तरह नुकीले होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ठीक है। और इसमें आगे नेक्स्ट हो जाएगा आपका, जिसमें जो है पत्तियां जो होती है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, वो सूल में हो जाती है। कांटों में पत्तियां जो है सूल में, कांटों में या कलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। और परिणाम पर्व में क्या होता है, पत्तियां जो है आपकी कलिकाएं आदि कुछ नहीं होती हैं इसमें, ठीक है। इसमें पत्तियां कलिकाएं आदि कुछ नहीं होती हैं। इसका एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा नागफनी जो है आपका इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसमें जो है आपका सतावर जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा परिणाम पर्व का। तो इसमें आप जैसे कि आप नागफनी को देखें तो नागफनी किस प्रकार से होती है, नागफनी में आप देखेंगे इस प्रकार से कई सारे जो है इसमें निकले होते हैं। इस प्रकार से इसमें गोल गोल बेलनाकार बहुत सारे जो है निकले रहते हैं एक दूसरे से। वहाँ पर जो है पत्तियां होती हैं, पत्तियां नहीं होती हैं। जो कांटे होते हैं इसमें कांटे होते हैं, जो एक कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरण हो जाते हैं, वो पत्तियों के ही रूपांतरण से बनते हैं। पत्तियां रूपांतरित हो जाके जो है कांटों में बदल जाती हैं और ये हरे हरे होते हैं, चपटे मांसल होते हैं। बस आपको क्या करना है, जब परिणाम स्तंभ की बात आए
परिणाम स्तंभ की बात आए तो आपको ध्यान रखना है क्या, नागफनी। अब नागफनी जो है आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए, उसका इमेज आपके सामने बन जाना चाहिए। नागफनी ऐसी होती है, बस उसी नागफनी को देखते हुए, जैसे कि वह चपटा होता है, मांसल होता है, हरा होता है, बेलनाकार होता है, ये सब आप समझ सकते हैं, उस वातावरण में उगता है। तो इस प्रकार से आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे सोचना है, आपको थिंकिंग करनी है उस प्रकार से, चित्र बना के माइंड में, ठीक है। उस प्रकार परिणाम पर्व में जैसे कि आपका शतावर होता है, उसमें क्या है, जैसे कि आपका जो यहाँ पर कलिकाएं होती हैं वहाँ पर डायरेक्ट जो है ये सुई की तरह जो है परिवर्तित हो जाते हैं, जो है सुई की तरीके जैसे जो है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। किसी एक नोड का होता है, ये क्या होता है, एक ही जो पर्व होता है पूरा का पूरा पर्व जो है वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नारियल के फल में खाने वाले भाग का नाम लिखिए। नारियल में कौन सा भाग खाया जाता है? नारियल जो है आपका एक प्रकार का अष्टी फल होता है। कैसा फल होता है? रेशेदार अष्टी फल होता है, रेशेदार अष्टी फल होता है। तो इसमें क्या खाया जाता है? भूड़ पोष खाया जाता है, भूड़ पोष खाया जाता है। और नारियल में पूछा जाता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नारियल में तो उसमें साइटोकाइनिन होता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? उसके जो पानी होता है उसमें कौन सा होता है? साइटोकाइनिन होता है। अगर आप लोग एमसीक्यू की वीडियो मेरी नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, वो एमसीक्यू की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें कम से कम 50+ क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। पिछली बार सारे एमसीक्यू उसी वीडियो से ही फंसे थे। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, पेपर देने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग देख जरूर लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे वहां से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर, सेब को कूट फल क्यों कहते हैं? सेब को कूट फल क्यों कहते हैं? कूट फल का मतलब होता है झूठा फल या असत्य फल। कूट फल का मतलब झूठा फल, असत्य फल। ऐसे फल को कहते हैं जैसे कि जो आपका सेब होता है वो सरस फल पोम होता है। अब ऐसे सेब का जो प्रकार होता है, पूछा जाएगा सेब का प्रकार फल का प्रकार होता है तो ये क्या होता है? पोम होता है, ठीक है। इसका विकास जो पुष्पासन से होता है, होने के कारण इसे कूट फल कहते हैं। एक तो ये कारण हुआ इसका जो दिया गया, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपका जो है आप अच्छी तरीके से वाकिफ है, कोई फूल होता है, फूल में क्या होता है? अंडाशय होता है, ठीक है। अंडाशय होता है, उसमें आपके जो पुंकेसर होते हैं, ठीक है। जो अंडाशय है वो कौन सा है, किसका है? मादा जननांग है, और पुंकेसर क्या है? वो नर जननांग है। इसी प्रकार से दलपुंज जो होते हैं इसी में, यहीं पर इसका जो नीचे हिस्सा होता है उसे पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं इसे, ठीक है। ये आपका डंठल होता है फूल का। तो अब जाके जो है इस भाग से, अब डायरेक्ट ओवरी से अगर कोई फल विकसित हो रहा है, इस ओवरी से आपको पता है रिपेंड ओवरी, परिपक्व अंडाशय को ही क्या कहते हैं? फल कहते हैं। जब परिपक्व अंडाशय के अलावा किसी दूसरे भाग से, पौधे के किसी भी भाग से, करोला हो, कैलिक्स हो, किसी भी भाग से अगर बनता है फल तो उसे क्या कहेंगे? असत्य फल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे असत्य फल कहा जाता है, उसे असत्य फल कहेंगे। जब वो डायरेक्ट अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से अगर डेवलप होता है, ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे? असत्य फल कहेंगे। तो उसमें जो आप सेब खाते हैं, सेब का जो निचला हिस्सा होता है फूल का, जिसे पुष्पासन कहते हैं, उससे वो है स्वेलिंग करके जो डेवलप होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? कूट फल कहते हैं। और इसमें आपके जो एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कि एक आपका आ जाएगा नाशपाती, अनानास, ये भी आपका कूट फल है। और आपका जो है अंजीर खाए हैं आप लोग? अंजीर भी आपका इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो केला है, तो केले में फल क्यों नहीं बनते हैं, बीज क्यों नहीं बनते हैं? इसका कारण है इसमें अनिषेज जनन को आप कैसे समझ सकते हैं? आमिष होता है नहीं, निषेज जिसमें कि निषेचन ही ना हो, बिना निषेचन के फल बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पी, अनिषेज फलन या अनिषेज जनन जो है आपका क्या हो जाएगा? पार्थेनोकार्पी। इसीलिए जो इसमें जब निषेचन होगा ही नहीं, निषेचन जब होगा नहीं तब जाके इसमें फल कहाँ से बने, जो बीज है वो कहाँ से बनेगा? इसीलिए इसमें क्या होती है? पार्थेनोकार्पी। आप इसे भी याद रखिएगा, इंग्लिश नेम पार्थेनोकार्पी भी पूछा जाता है। अनिषेज जनन की जगह पर आपको डायरेक्ट पार्थेनोकार्पी पूछ लिया जाता है। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना ही निषेचन के अगर फल का बनना क्या कहलाता है? तो वो पार्थेनोकार्पी कहलाता है या अनिषेज जनन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है आपका है सत्य फल और असत्य फल, जिसे कूट फल कहते हैं। इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है? तो अंतर की बात करें तो इसमें अंतर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, निषेचन जो है वो क्या है, इसमें होता है। सत्य फल जो है उसमें निषेचन होता है, लेकिन असत्य फल में जो है निषेचन का अभाव होता है, निषेचन नहीं होता है या उसका अभाव होता है, या कभी कभी होता भी है कुछ फलों में, लेकिन एक मोटा मोटा जो इसमें नहीं होता है। ठीक है। पश्चात अंडाशय के, निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनने वाले संरचना को क्या कहेंगे? फल कहेंगे। जब अंडाशय से बनेगा तो क्या कहेंगे? उसे सत्य फल कहेंगे। लेकिन जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी भी भाग से विकसित हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे असत्य फल। जैसे मैंने आपको यहाँ पर से बोला, समझाया था, यही सब चीजें यहाँ पर आपका इसमें सत्य फल में, जैसे कि आम, अमरूद, बेर, ये सभी क्या है आपके सत्य फल होते हैं, ये अंडाशय से विकसित होते हैं। आपके जो असत्य फल हैं जिसमें कि सेब, नाशपाती, अंजीर, अनानास, ये सभी क्या हो जाएंगे? असत्य फल होते हैं। ये सभी जो है किससे विकसित होते हैं? ये सभी जो है आपके किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। जैसे कि सेब आपका जो है पुष्पासन से विकसित होता है, जिसका खाने वाला भाग क्या होता है? थैलेमस होता है। क्या कहेंगे? थैलेमस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, सेब का खाने वाला भाग है तो क्या है? थैलेमस या पुष्पासन। पुष्पासन को ही थैलेमस कहते हैं। आपका प्रश्न है फल तथा बीज में अंतर क्या होता है? फल तथा बीज में क्या अंतर है? फल तथा बीज में क्या अंतर होता है? तो इसमें जैसे आप कह सकते हैं फल और बीज में क्या अंतर होता है। फल जो है आपका क्या होता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। निषेचन होने के बाद जो अंडाशय जो होता है वो परिपक्व हो जाता है, तब जाके क्या बनता है? फल बनता है। तब क्या बनता है? फल बनता है। लेकिन बीज जो है यह क्या होता है? निषेचन के पश्चात बीजांड जो होते हैं, जैसे कि जो आपका अंडाशय होता है, ये अंडाशय के अंदर में जो है आपके इस प्रकार से, इसके अंदर जो है आपके क्या होते हैं? बीजांड लगे होते हैं। बीजांड लगे हुए होते हैं। बीजांड लगे हुए होते हैं। जब जाके आपका फल बनता है, जैसे कि आप गूदा जिसे कहते हैं, गूदा, जैसे कि हम आम खाएं तो आम में जो गूदा जो होता है वो क्या होता है? उसका अंडाशय होता है। वो क्या होगा? उसका अंडाशय होता है। जो गुठलू होगा, उसका गुठलू जो होगा वो क्या होता है? बीजांड होता है। तो बीजांड जो है पक के क्या बन जाता है? बीज। और इसका जो कवरिंग है पूरी, गूदा जो होता है वो क्या होता है? इसकी जो अंडाशय होता है उसकी जो है को भित्तियां जो होती है, इससे कि मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, वो सभी जो है मांसल होकर जो क्या बनती है? वो फल का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसमें निषेचन के पश्चात जो है बीजांड जो है परिपक्व होकर बीज बनाता है। नेक्स्ट आपका इसमें हो जाएगा फल बीज की सुरक्षा करता है। अब फल जो है उसके अंदर रहेगा, फल के अंदर रहेगा बीज, तो उसकी क्या करेगा? सुरक्षा भी प्रदान करेगा। बीज में भ्रूण सुरक्षित रहता है, और बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है। ठीक है। जैसे कि अब आम खाए तो आम की जो गुठली होती है उसमें जाली ऊपर होती है, उसके अंदर जो है निकलती है क्या, जो आपका एक निकलते हैं, 2 बीज पत्र निकलते हैं उसके अंदर, तो वही जो है उसकी भ्रूण होता है, उसकी वो क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट आपका ऐसे में फल में बीज स्थित होते हैं। फल में बीज स्थित होते हैं, बीज में भ्रूण स्थित होता है। बात वही है, घुमा के लिख सकते हो आप कि फल में बीज रहते हैं और बीज में भ्रूण रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अब भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। अगर आप लोग हमारी एमसीक्यू की एक वीडियो नहीं देखे हैं 50 क्वेश्चन वाली, तो जरूर देख लीजिएगा पेपर से पहले। पिछली बार उससे अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन फंसे थे। इस बार भी उम्मीद है उसी से ही आपके पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी पढ़े नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो उसका जो एक शॉर्ट नोट्स भी पढ़ा है बॉटनी का, वो भी आप देख सकते हैं। 1 घंटे का है, आसानी से आप पूरा कवर कर सकते हैं। चाहे आपका जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, सारे जो है आपके उस टॉपिक उसमें अच्छी तरीके से कवर है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। आप वीडियो बनाने का उसका कोई मतलब नहीं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग उससे जरूर देख लीजिएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट भाई क्लियर नहीं है तो। ठीक है। इसमें आपका है भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज में अंतर बताइए। तो इससे भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी में जैसे कि इसमें क्या होता है? बीज पत्र पतले होते हैं। भ्रूणपोषी जो होते हैं उनमें क्या होता है कि बीज जो है पतले रहते हैं, बीज मोटे होते हैं। अभ्रूणपोषी में बीज जो होते हैं मोटे होते हैं थोड़ा। और जिसमें है भोजन संग्रह के लिए विशेष उत्तक भ्रूणपोष कहता है। विशेष जो उत्तक होता है भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। ठीक है। इसमें जो है बीज में भ्रूणपोष नहीं होते हैं, इसमें जो भ्रूणपोष नहीं होते हैं। इसमें क्या है? नेक्स्ट आपका इन बीजों में भ्रूणपोष का परिवर्धन तेजी से होने के कारण पोषक पदार्थ इसी में भरे रहते हैं, भर जाते हैं। जैसे मक्का अरंडी, मक्का अरंडी में जो है भ्रूणपोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। और जैसे कि आपका जो है
नारियल जैसे अभी पढ़े थे, ब्रूड पोष होता है उसमें खाने वाला भाग। ठीक है, तो ब्रूड पोष मतलब क्या है, इंडोस्पर्म होता है। इंडोस्पर्म जो त्रिसंलयन, जो त्रिसंलयन के द्वारा बनता है, द्विनिषेचन के द्वारा बनते हैं। और जो अभ्रूणपोषी होते हैं इसमें 2n होते हैं, ये 3n होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कर सकते हैं, इसमें भ्रूण का विकास तेजी से होता है, जिसके भ्रूणपोष का भोज्य पदार्थ बीज पत्रों में एकत्रित होता है। यहाँ पर क्या होता है, बीज पत्रों में एकत्रित होता है। अभ्रूणपोषी में क्या होगा, बीज पत्र जो होते हैं उनमें भोजन जो है एकत्र रहता है। तो इस प्रकार से इसमें समझ सकते हैं आप। भ्रूणपोषी प्रारंभिक अवस्था में नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सेम, चना, ये सब जो है आपके अभ्रूणपोषी हैं। इसे एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, सेम, चना, ये सब जो है आपके अभ्रूणपोषी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आ चुका है, ये आपका हो जाएगा, जीवाणुओं के डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में विभेद कीजिए। जीवाणु का जो डीएनए होता है और यूकैरियोटिक का डीएनए जो होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो जीवाणुओं का जो डीएनए होता है उनमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। कौन सी प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। जो कि इसमें जो जीवाणु के डीएनए होता है, जीवाणु का डीएनए होता है, आपको पता है जीवाणु में जो कोशिका पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। और इसमें जो है यूकैरियोटिक किसमें पाई जाती है, जो एनिमल्स होते हैं, पादप होते हैं, सभी जो है क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक पाई जाती है। तो कहने का मतलब है, आपसे खाली घुमाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर मतलब है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताना है आपको। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रोकैरियोटिक न देकर जीवाणु की डीएनए की बात पूछ ली है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है मेरे दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो है, जीवाणु डीएनए अणु वृत्ताकार होते हैं। जीवाणु के जो और डीएनए के अणु होते हैं वो क्या वृत्ताकार होते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, ये रैखिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, रैखिक होते हैं। इसमें जो है आपके जो जीवाणु होते हैं उसमें जो आपका डीएनए होता है वो वृत्ताकार अणु में पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, रैखिक होते हैं। इसमें डीएनए के जो होते हैं अणु वो सभी रैखिक के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, किण्वन तथा ऑक्सीश्वसन में अंतर लिखिए। किण्वन तथा अनॉक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी का मतलब है आपका ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो तो ऑक्सी श्वसन। जहां पर आ जुड़ जाए उसका मतलब होता है नहीं। आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब नहीं, यानी कि ऑक्सीजन नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए, आपको यहाँ से एक ही क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तो इससे 2-3 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एक ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर आ जाता, तब भी आप लिख सकते हैं। किण्वन और अनाक्सी श्वसन में अंतर आप यहीं पर देख लेते हैं कैसे होता है। या ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में होती है। यहाँ पर जो है उपस्थिति भी रहती है और अनुपस्थिति में भी होता है किण्वन। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन, इसे भी याद रखिएगा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अनाक्सी श्वसन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किसकी अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। आ मिस नहीं, ऑक्सी मिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब नहीं होती है तो उसे कहते हैं अनाक्सी श्वसन। यह क्रिया कोशिका में या बाहर तरल माध्यम में होती है। कोशिका में होती है किण्वन, या तो उसके बाहर जो तरल पदार्थ होता है उसमें होती है। नेक्स्ट आपका उसी में हो जाएगा अनाक्सी श्वसन में, जैसे कि यह क्रिया जो है वो जीवित कोशिकाओं में होती है। जीवित कोशिकाओं में अनाक्सी श्वसन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका, पिछले बार भी आपका पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि आपका आएगा, लघु बीजाणु के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितनी अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। अब लघु बीजाणु क्या है, ये जब परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें याद ही नहीं रखना, बहुत सिंपल है ये। लघु बीजाणु जो क्या होते हैं, जब परागकण का निर्माण होता है जिससे, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, ये मात्र कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब इनसे जो है क्या बनेंगी, लघु बीजाणु बनेंगी। तो इसमें क्या है आपको पता है, इसमें क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा, अर्धसूत्री विभाजन होता है।
ठीक है। जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब आपको पता है, मैंने आपको बताया था, फार्मर। अर्धसूत्री विभाजन के जो खोज किसने की थी, फार्मर, फार्मर ने की थी, फार्मर एंड मूरे ने, फार्मर एंड मूरे ने की थी, आपको बोला था। तो फार्मर और मूरे के कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। फार्मर मूरे के कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अर्धसूत्री में कितनी बनते हैं, 4 बनती हैं, 1 से 4, एक मात्र कोशिका से 4 जो है आपकी संतत कोशिका बनती है। तो फार्मर मूरे के 4 बेटे थे। तो 4 बेटे थे, तो यहाँ पर पूछा है कि 224 लघु बीजाणुओं के लिए निर्माण के लिए कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की कितनी अर्धसूत्री विभाजन हुई होगी, ठीक है, तो आवश्यकता होगी। तो इसमें जो है आपको इसको कुछ नहीं करना, 224 को क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। 24 को जो है 2 से 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, तो आपका यहीं पर आ गया 56 अर्धसूत्री विभाजन, सॉरी 56 जो है आपके अर्धसूत्री विभाजन होंगे। इसमें कितने होंगे, 56 अर्धसूत्री विभाजन इसमें होंगे। 4 से भाग दे, क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा जाए कि अगर आपके पास जो है 100 जो है आपके पास क्या है, 100 जो है आपके पास क्या है, लघु लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अगर दी जाए कि इतनी आपके पास 100 जो है लघु मात्र कोशिकाएं हैं, तो इनसे कितने जो है आपके लघु बीजाणु बनेंगे, तो क्या करना, सीधा आपको 4 से गुणा कर देना है, ठीक है। आप समझ जाए कि कुल मिला के अर्धसूत्री विभाजन होना है, उसमें क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट तैयार किया हूं, तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी का क्या कार्य होता है, एटीपी का क्या कार्य होता है, तो एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का कहते हैं। उपापचय जगत का क्या कहते हैं, सिक्का कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। या कोशिका में ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा का जो है स्थानांतरण करता है, ठीक है, इसीलिए इसके क्या कहते हैं, उपापचय जगत का सिक्का कहते हैं, ठीक है। इसे उपापचय जगत का क्या कहेंगे, सिक्का कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, पौधे में क्या है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन का, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, अब सही हो गया होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के महत्व का वर्णन कीजिए। इसमें वर्णन करना है आपको, जिसमें कि आपका महत्व में, जैसे कि वाष्पोत्सर्जन जड़ों द्वारा अत्यधिक मात्रा में अवशोषित जल इस क्रिया के द्वारा वातावरण में व्याप्सित हो जाता है। मतलब कि जब पौधे की जो जड़ है वो ज़्यादा जल जो है अवशोषित कर लेती है, तब जाके जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वह अधिक जल जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है वातावरण में, उसे का एक महत्व है। दूसरा वह आपका है, वाष्पोत्सर्जन पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिसंचरण में सहायक होता है। जब वाष्पोत्सर्जन में कि जब पत्तियों में कहेंगे मतलब वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, तो नीचे से जो है जैसे कि आपकी, ऐसे समझिए जैसे कि आपको एक तरफ से आपको सप्लाई मिल रही है, आपको उसको जो है आप दूसरी जगह जो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपका ये जो चैन है वो चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी चैन। मान लीजिए आपको यहाँ से कोई चीज़ देनी है आप इसको, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर खपत ज़्यादा होगी तो यहाँ से भी आपका जो है ज़्यादा जो है मटेरियल मंगाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर पत्तियाँ जो है वो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हैं, तो यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल खनिज जो है वो भी आपको प्रोवाइड करेगा जड़ के थ्रू जो है पौधा। समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें उसी से बात यहीं पर है कि जल और खनिज लवणों में परिसंचरण में जो है सहायक होती हैं। नेक्स्ट है आपका, अधिक जल अवशोषित होने से अधिक मात्रा में खनिज लवण पौधे को प्राप्त होते हैं। जब ज़्यादा जल जो है अवशोषित करेगा पौधा, तो उससे ज़्यादा खनिज लवण भी उसे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इसका महत्व है, आप लिख सकते हैं। और एक ऐसे और एक टर्म जुड़ता है, एक आवश्यक बुराई भी कहा जाता है इसे, वाष्पोत्सर्जन को एक अनावश्यक बुराई भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट आपका है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रिफिकेशन में विभेद कीजिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रिफिकेशन में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन से अजैविक तथा जैविक प्रक्रमों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहेंगे। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है आपके जैसे कि जीवाणु भी भाग लेते हैं, राइजोबियम भाग लेता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, जो कि वायुमंडलीय जो आपकी वातावरण की जो है
जो नाइट्रोजन है उसे जो है जैविक के रूप में, क्योंकि जैविक के रूप में लेता है, ठीक है। और जैविक के रूप में भी आपका आता है, एजेक्टोबैक्टर भी इसी में आ जाएगा आपका, और आपका एजेक्टोबैक्टर है, ये सभी जो इसी में आ जाएंगे। और दूसरा जो है आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या है, जीवाणुओं द्वारा अमोनिया जो होती है उसे नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। जैसे कि आपकी ये अमोनिया है NH3, इसको जो है आपका क्या किसमें चेंज करेगा, पहले नाइट्राइट्स में चेंज करेगा, NO2 में चेंज करेगा, उसके बाद में आपका नाइट्रेट में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रक्रिया है पूरी नाइट्रिफिकेशन कहेगी। ये जो प्रक्रिया है पूरी क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर आपका कौन सा जो एक जीवाणु होता है वो काम करता है यहाँ पर, जिसे बोलते हैं नाइट्रोसोमनास। तो यहाँ पर जो होता है आपका नाइट्रोबैक्टर, वो सभी जो इसमें वर्क करते हैं तब जाके जो है पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। स्थिरीकरण में जो है आपका जैविक अजैविक प्रक्रमों के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों को जो है निर्माण होता है, उनका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसमें आपका राइजोबियम होता है, राइजोबियम आप इससे मतलब समझने के लिए आपका उदाहरण देने के लिए आपका राइजोबियम यहाँ पर सुटेबल रहेगा, आप इसका दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रसरण की परिभाषा लिखिए। प्रसरण की परिभाषा आप लिखने गए, ठीक है। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम झिल्ली, मेन आपको इसमें यही रखना है, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जो है हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन जो है मोमेंट होता है इसमें अणुओं का, वही आपको इसमें याद रखना है। अर्धपारगम झिल्ली आपको ज़्यादा याद रखना है, बस इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यही इसकी विशेषता है, अर्धपारगम झिल्ली। नेक्स्ट आपका है अर्धस्वायत्त कोशिकांगों के नाम। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ये अर्धस्वायत्त होता क्या है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये। अर्धस्वायत्त है क्या, अर्धस्वायत्त कोशिकांगों के नाम लिखिए। ऐसा कोशिकांग जो कि अपना आधा जो काम स्वयं कर सके, यानी कौन सा कर सके, जिसके अंदर डीएनए होगा। डीएनए किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना खुद का डीएनए भी रखता है, उसकी जो जिस सेल में होता है उसके पास तो डीएनए होता ही है। जिस सेल, क्योंकि कोशिका है ये, मान लीजिए उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो कोशिका के अंदर तो डीएनए अलग से पाया जाएगा, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना स्वयं का ही रखेगा, स्वयं का भी डीएनए रखता है। इसी प्रकार से आपका हरित लवक है, वो भी अपना स्वयं का डीएनए रखता है, अपना स्वयं का भी डीएनए रखता है। इसीलिए अर्धस्वायत्त कोशिकांगों के नाम में ये जो है ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण एक्चुअली होता है क्या, इसको मैं बिल्कुल छोटा सा करके लाया हूँ, ताकि आपको अति, लघु और दीर्घ कहीं पर आपको आ जाए तो आप इसे लिख सके, एक छोटा कंटेंट के रूप में आप इसे लिख सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O 6CO2 12H2O प्रकाश संश्लेषण। ऊपर क्या रहेगा, प्रकाश जो है आपको वातावरण से मिल जाएगा। पर्णहरिम पौधे में उपस्थित होगा। पत्तियां जो होती है जो हरे कलर की होती है उन्हें किस कारण होती हैं, और उसमें पर्णहरिम पाया जाता है या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां जो है हरी होती हैं। उससे क्या बनेगा, C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 ये किसका फार्मूला होता है, ग्लूकोज का होता है। 6H12O6 बनेगा प्लस 6H2O प्लस 6O2 बनेगा, प्लस 6O2 बनेगा, ठीक है। आप यहाँ से याद रख सकते हैं C6CO2 यानी कि C है तो C से आप समझ सकते हैं 6 यानी कि 6 CO, पहले आप CO2 लिख लीजिए, फिर 6 C है तो इसको 6, इससे कोरिलेट करके अगर आपको कुछ भी अभी तक यही भी फार्मूला भी नहीं याद है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है इसका तो उनके लिए तो बहुत अच्छे तरीके से और बूस्टअप मिल जाएगा, उन लोगों को समझ में आ जाएगा ये शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप जैसे इसी में आप लिख सकते हैं, इसके क्वेश्चन बनता है प्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाशिक अपक्रिया आपकी कहाँ होती है, कहाँ पर होती है, तो ये ग्रैना में होती है। कहाँ पर होती है, आपका जो आपके ये होते हैं क्लोरो, जो हरित लवक होता है, हरित लवक में आप देखे होंगे ऐसे सिक्के जैसी जो संरचना होती है एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रेना। ये आपके क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके ग्रेना होते हैं। तो ग्रेना होते हैं, इसके अंदर जो भरा होता है वो क्या होता है, जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो प्रकाश की अपक्रिया कहाँ होगी, इनके अंदर में होगी। प्रकाशिक अपक्रिया जो है ग्रेना में होगी। अप्रकाशिक अपक्रिया जिसे क्या कहते हैं, ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं, जो कि स्ट्रोमा में होती है। किसमें, स्ट्रोमा, जो
हरित लवक होता है, उसमें जो भरा हुआ जो द्रव होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है, उसमें कौन सी होती है? अप्रकाशिक, रात्रि में। और प्रकाशिक कहाँ पर होगी? ग्रैना में होती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपका प्रकाश है, जैसे प्रकाश जब पड़ेगा तो दिन में प्रकाश ज्यादा रहेगा, तो क्या करेंगे हम? कमरे के अंदर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? छाव में रहेंगे, तो इसीलिए ग्रैना में रहती है, चलती है। प्रकाशिक अपक्रिया कहाँ चलती है? ग्रैना में चलती है। लेकिन रात्रि के टाइम पर क्या होता है कि जब जब रात्रि में क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर सोते हैं। एक प्रकार से समझने की कोशिश करिए, बाहर सोते हैं या छत पर सोते हैं, तब जाके क्या होगी? स्ट्रोमा में, यानी बाहर बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, अप्रकाशिक कहाँ होगी? बाहर, बाहर यानी कि स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, इसे कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। और इससे एक क्वेश्चन बनता है जैसे कि ये करता है, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? तो प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इनसे बनता है क्वेश्चन जैसे कि वर्णक, इसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? जो कौन कौन से वर्णक होते हैं जो इसमें सहायता करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, या इनके वर्णकों का वर्गीकरण कीजिए, तो ऐसे प्रकार क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं क्लोरोफिल है, कैरोटेनॉइड्स है। कैरोटेनॉइड में दो होते हैं, कैरोटेनॉइड होता है आपका, एक होता है कैरोटीन। एक अब तक का होता है कैरोटीन, जैसे कि गाय के दूध में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? कैरोटीन होता है, जिसका रंग पीला होता है। ठीक है, कैरोटीनॉइड आपको अच्छी तरीके से पता होगा, गाजर में पाया जाता है। क्लोरोफिल, जो पत्तियां हरी होती हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। एंथोसाइनिन एक होता है, ये सभी होते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, वर्णक अगर आ जाए तो आप लिख सकें। एक मतलब एक आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, ताकि आप समझ पाए कि किस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए, कम समय में अच्छी तैयारी इसी प्रकार से की जाती है, ट्रिकी अंदाज में और एक कोड बना के। ठीक है, तो अगर आप लोग कुछ भी नहीं किए हैं अभी, तो इस प्रकार से इसे तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, कारक में आपका जैसे प्रकाश, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज, ये सभी कौन से हैं? बाह्य कारक हैं। सभी के बाह्य कारक आप देखें, प्रकाश बाहर से मिलता है, तापमान बाहर से मिलता है, और सबसे ज्यादा किसमें होता है? लाल रंग में जो है सबसे ज्यादा प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण की रेट होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा लाल रंग में होती है। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश है, तापमान है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सभी जो है बाह्य कारक होते हैं। ठीक है, जल कम मिलेगा तब भी कम होगी, जो प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तब भी प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा होगी, ज्यादा होगा, कम पड़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रकाश संश्लेषण की रेट जो है वो कम हो जाएगी, रेट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और क्लोरोफिल जो है आपका पत्तियों की संरचना है, ये सभी जो आंतरिक फैक्टर होते हैं। अगर क्लोरोफिल कम होगा, ये आंतरिक फैक्टर है, मतलब आंतरिक जो प्रभावित करने वाले कारक होंगे। पत्ती की संरचना, जैसे कि आपकी कुछ पत्तियां आप देखे होंगे आजकल, जैसे कि क्रोटन, क्रोटन का पौधा देखे होंगे, उसमें पत्तियां कुछ पीली होती है, उसमें हरी भी पत्ती, आधी पत्ती हरी होगी, आधी पीली होगी, आधी गुलाबी होगी। इस प्रकार के पौधे देखे होंगे आप लोग। तो इसमें क्या है? पत्ती की संरचना, जहाँ पर हरा रंग नहीं होगा तो वहां पर जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो ये आंतरिक संरचना जो है आंतरिक कारक बन जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट आपका जैसे खेसारी का वनस्पतिक नाम है। खेसारी, मेरे समय पर ये आ गया था प्रश्न, खेसारी का वनस्पतिक नाम है, तो मैंने सोचा ये खेसारी लाल जो है आपके जो भोजपुरी एक्टर्स हैं वो हैं, उनका नाम पूछ लिया गया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम वो नहीं है, इसका पूछा गया था लथाइरस सटाइवस। लथाइरस सटाइवस इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो लथाइरस सटाइवस होता है। क्या होता है? लथाइरस सटाइवस होता है। इसी प्रकार से इसमें याद रख सकते हैं आप टमाटर। टमाटर क्या क्या है? लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करिए। लाइकोपर्सिकम टमटम, इसे याद रखिए, टमटम, टमाटर टमटम, लाइकोपर्सिकम। लाइको में लाना है, पर्सिकम क्या लाना है? पर्सिकम लाना है, हमें लाना है पर्सिकम, एक था टमटम। इस प्रकार से आप कोरिलेट करने की कोशिश करिए, आप याद कर लेंगे। मटर, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट आपका है कैरियोप्सिस, फल देने वाले कुल का नाम लिखिए। कैरियोप्सिस, फल देने वाले कुल का नाम लिखिए। इसमें आपका जो है जैसे कि ग्रैमनी कुल जो है आपका, जिसे पोएसी भी कहते हैं, उन सभी में जो फल होता है वो कैसा होता है? कैरियोप्सिस टाइप का फल पाया जाता है। कैसा फल पाया जाता है? कैरियोप्सिस टाइप का फल पाया जाता है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें आपका जैसे कि गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी जो है आपके इसी में आ जाएंगे, जिसमें आ जाएंगे ग्रैमनी कुल में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और आप लोगों के ऊपर जो है वीडियो के ऊपर आपको शो हो रही है पुरानी जो वीडियो है, उसे जरूर देख लीजिएगा। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ, आप लोग एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीली हरी शैवाल का आर्थिक महत्व है। नीली हरी शैवाल जो है उसका आर्थिक महत्व क्या है? नीली हरी शैवाल जो है उसे बीजीय या नील हरी शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, वायुमंडलीय जो है स्वतंत्र नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। तो स्थिरीकरण में इसका भी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। ये क्या करता है? आर्थिक महत्व क्या है? आर्थिक महत्व मतलब जो इकोनॉमिक फायदा पहुंचाए आपको, जो आपको इकोनॉमिक फायदा पहुंचाए उसी को कहते हैं आर्थिक महत्व। तो नीली हरी शैवाल का क्या है? आर्थिक महत्व है आपका, क्योंकि ये नाइट्रोजन आप खेत में अगर इसे नीली हरी शैवाल को डालोगे तो आपकी नाइट्रोजन की जो है कम देना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जो है नीली हरी शैवाल प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो है ज्यादातर धान में प्रयोग में लाई जाती है। धान में प्रयोग में लाई जाती है। आपका इजोला होता है वो भी आपका इसी में आ जाएगा आर्थिक महत्व में। ठीक है, इसका एनाबीना होता है एक, ये सभी जो इसी के हैं, जैव उर्वरक के रूप में सभी प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, मालवेसी या ग्रेमनी कुल के आर्थिक पौधे के इन्हीं 4 पौधों के वनस्पति के नाम लिखिए। अब इसमें जैसे आपको 4 वनस्पतिक पौधों के नाम पूछ सकता है, जैसे मालवेसी ग्रेमनी कुल के 4 वनस्पतिक पौधे के नाम लिखना उसमें। और पहले तो आपको नॉर्मल कॉमन नेम जो है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को वह भी दिक्कत होती होगी अभी याद करने में। जैसे कि आपको यहाँ से याद कर सकते हैं, कभी गुड़, कभी गुड़, कभी गुड़ से आप याद रख सकते हैं कपास, कपास, कभी गुड़, कपास, भिंडी, 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 गुड़ से हो जाएगा आपका गुड़हल, 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 गुड़हल तो जानते होंगे, कपास भी, भिंडी भी, गुड़हल, ये सभी क्या है? ये सभी मालवेसी कुल के पौधे होते हैं। और भी इसमें जैसे जूट, जूट इसी में आता है, जूट भी आपका मालवेसी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मालवेसी कुल के सारे पौधे होते हैं। तो इससे अभी आप याद रख सकते हैं इनके साइंटिफिक नेम, जैसे कि गैसोपियम हिर्सुटम जो है आपका कपास का होता है, गैसोपियम हिर्सुटम। आपका भिंडी की बात करें तो एबेलमॉस्टर स्कुलेंटम होता है, एबेलमॉस्टर स्कुलेंटम होता है। गुड़हल की बात करें तो इसमें आपका हिबिस्कस, इसमें बहुत सारी स्पीसीज में माइन्यूटा होता है, अनाटा होता है। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा आपको लिखना नहीं, सीधा आप लिख दीजिए हिबिस्कस इंडिका या हिबिस्कस स्पीसीज। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु का महत्व। असहजीवी, यहाँ पर देखिए क्या कहा है, असहजीवी, जो सहजीवी ना हो, यानी कि पौधे के साथ सहजीवता ना प्रदर्शित करे, स्वतंत्र रहे। समझ रहे हैं? स्वतंत्र रहे, तो इसमें आपका एजेक्टोबैक्टर, ये आपका स्वतंत्र रहता है, पौधे के साथ जो है जो आपकी सहजीविता है वो प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, इसमें आपका अमोनीकरण, अमोनीकरण जीवाणु, अमोनीकरण जीवाणु जो है आपका जो है अमोनीकरण जीवाणु, जैसे कि आपके इसमें अभी बात हुई थी अमोनिया, अमोनिया को चेंज करता है किसमें? नाइट्राइट्स में, उसके बाद नाइट्रेट में चेंज होता है। तो इसमें सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास पर जो है वर्क करता है जीवाणु है ये नाइट्रोसोमोनास। अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास जो है नाइट्रेट्स में बदलता है। उसके बाद नाइट्रेट्स जो है वो नाइट्रोबैक्टर की सहायता से उसे नाइट्रेट में बदलता है। उसके बाद बैसिलस जो है उसे नाइट्रोजन के रूप में बदलता है, जिसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। इसे भी याद रखिएगा, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, एक मिनट, नाइट्रेट, नाइट्रेट से जो है आपका इसमें चेंज हो जाता है किसमें? नाइट्रोजन में, तो इसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसे? डीनाइट्रिफिकेशन। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है डीनाइट्रिफिकेशन होता क्या है, इससे भी आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका जैसे मसीह में आपका जो मृदा में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाता है, मेजर का जो काम करता है क्या? मृदा में जो नाइट्रोजन का है वो स्तर को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का आविष्कार किसने किया था? द्विनिषेचन का आविष्कार किसने किया था? तो ये एस.जी. नवासीन ने किया था 1858 में। ठीक है, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन वगैरह अगर आपको अभी तक नहीं पता है द्विनिषेचन क्या होता है, परागण क्या होता है, तो आप लोग जाके देख लीजिए, आपके सामने ऊपर वीडियो शो हो रही है, उसमें मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। 1 घंटे का वीडियो है, मतलब कि 2-3 पार्टों में है, लेकिन 1 घंटे का टोटल है। तो आप उसमें देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा इन सभी के द्विनिषेचन, परागण, सभी प्रकार के जो है सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट आपका है कर्कएधा और कर्ककाग और कर्कएधा में विभेद कीजिए। इसमें जैसे कोशिकाएं विभाजित होकर जो है बाहर की तरफ कारक कहलाती हैं,
उसका जो विभाजित होकर जो बाहर की तरफ चली जाती है उसे क्या होते हैं, कारक कहलाती हैं। अंदर वाली जो है कारक कैम्बियम कहलाती है, अंदर वाली जो है वो कारक कैम्बियम कहलाती है। नेक्स्ट आपका है इसी में परागण से आप क्या समझते हैं, परागण से आप क्या समझते हैं? तो परागण से आप जैसे कि किसी पुष्प के परागकणों के उसी पुष्प के, किसी पुष्प के परागकणों के उसी पुष्प अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प की वर्तिक्राग पर पहुंचते हैं तो क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। अर्थात आप इससे समझ लीजिए, जिससे कि आपका ये कोई पुष्प है, ठीक है, पुष्प है, पुष्प है, ये आपके जो है पुंकेसर हो गए, ये आपके जो है क्या हो गए, दलपुंज हो गए ये सभी, ठीक है, ये आपका पुष्पासन हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, आपकी वर्तिक्राग है, ये आपकी क्या है, वर्तिक्राग है, ये आपकी वर्तिक्राग है, ये आपकी क्या है, इसे बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, इसे बोलेंगे स्टिग्मा या वर्तिक्राग, इसे बोलते हैं स्टाइली, स्टाइली। ये आपका होता है अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय। अगर आपको कुछ ना आए, अगर परागण में आ जाए तो कम से कम चित्र ही बना देना, देख रहे हो इस प्रकार से तो चित्र बना देना, नामांकन कर देना इन्हीं का। ये दलपुंज, ये पुमंग, ठीक है, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो इस पर जो पहुंचने की क्रिया है वर्तिक्राग पर, ठीक है। अब कोई दूसरा पुष्प है, मान लीजिए इसका जो ये पुंकेसर है, ठीक है, ये पुमंग है, वही बात यहाँ पर की है। कैसे, किसी पुष्प के परागकण, परागकण इसमें बनेंगे, परागकण जो है इसमें बनेंगे, यहाँ से इस पर वर्तिक्राग तक पहुंचे, या यहाँ पर ना पहुंचकर इसी जाति का, मान लीजिए ये कोई सरसों का पौधा है, यहाँ पर दूसरा सरसों का पौधा है, तो इसका कोई पुष्प है यहाँ पर, इस पुष्प पर आए, ये यहाँ पर ना जाकर ये डायरेक्ट जाकर इस पर आ जाए सेम जाति पर, तब भी क्या होगा, परागण होगा। क्या होगा, परागण। तो पुंकेसर का पर वर्तिक्राग पर पहुंचना क्या कहलाता है, वर्तिक्राग पर पहुंचना क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा, परागण कहलाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद में आई है, समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो मैं वीडियो बताया हूँ उससे जाकर देख जरूर लीजिएगा, वरना बहुत पछताओगे, उससे जरूर देख लेना एक बार, ठीक है, पेपर देने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।